Hello everyone, welcome to Shishoday Academy's YouTube channel. Today we are going to discuss BA Part 1 first semester English question paper of CSJM University Kanpur. There were 100 questions in this question paper and the series we are going to discuss is series A. जिन लोगों का सीरीज बी है, सी है, डी है, इस सीरीज में जो भी क्वेश्चंस हैं वो सेम क्वेश्चन उनके सीरीज में है. द ओनली डिफरेंस इज दैट इन क्वेश्चंस का रेंडमाइजेशन हो जाता है, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है सीरीज ए में, हो सकता है ये क्वेश्चन नंबर 100 हो बी सीरीज में, क्वेश्चन नंबर 90 हो इन सी सीरीज में और क्वेश्चन नंबर 50 हो डी सीरीज में. तो क्वेश्चन का ऑर्डर बदल सकता है लेकिन क्वेश्चन सेम होते हैं. सो जो क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे वो आपके सीरीज में भी होंगे, वो किसी और नंबर पे होंगे. सो डोंट गेट नर्वस. ओके, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इन सीरीज ए इज पीपीटी स्टैंड्स फॉर. इसको देखने के लिए आप पीपीटी की स्लाइड्स पे देखें जो यहाँ पे इस इमेज में लिया गया है. यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा है पावर पॉइंट और प्रेजेंटेशन. तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है पीपीटी का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पावर पॉइंट यूजेस स्लाइड्स वर्टिकल लैंडस्केप बोथ, यानी वर्टिकल एंड लैंडस्केप or none of the above. Okay, to discuss this question we have an image. देखिए इस इमेज में जब भी आप पीपीटी स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे कुछ ऑप्शंस होते हैं ऊपर, जैसे होम का होता है, इंसर्ट का होता है, डिज़ाइन का होता है, अदर्स होते हैं. आप डिज़ाइन में जाएंगे और डिज़ाइन में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्लाइड साइज़. इसको जब क्लिक करेंगे तो आपको ड्रॉप डाउन में मिलेगा कस्टम स्लाइड साइज. इस ऑप्शन के थ्रू आप स्लाइड के साइज को चेंज कर सकते हो, यानी लैंडस्केप या पोर्ट्रेट कर सकते हो. तो इस क्वेश्चन में जो पूछा गया पावर पॉइंट यूजेस स्लाइड्स, राइट. तो बाय डिफॉल्ट इट यूजेस लैंडस्केप बट मैनुअली यू कैन चेंज. आप इसको लैंडस्केप को वर्टिकल में कन्वर्ट कर सकते हो. तो ऑप्शन ए एंड बी ये भी करेक्ट हो सकता है, बट ये डिपेंड करता है कि जिसने पेपर सेट किया है वो किसको सही मानता है. अगर सी को माना जाता है तो आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि वर्टिकल नहीं होता है, लैंडस्केप होता है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट तो लैंडस्केप होता है लेकिन उसको वर्टिकल हम कर सकते हैं, राइट. तो एज पर my opinion B is the most appropriate answer for this question. Why? Because PPT uses landscape slides और आपको अगर नीड है तब आप उसको चेंज कर सकते हो, उसके लिए ऑप्शन होता है, राइट. तो इसमें जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग जो आंसर होना चाहिए वो लैंडस्केप है. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज WWW स्टैंड फॉर. यू सी 3 W's here. आप किसी भी वेबसाइट को देखते हैं तो वहाँ आपको पता लगेगा कि उसमें www डॉट का इस्तेमाल होता है, जैसे कि www.csjmuniversitykanpur.org. तो ये जो 3 W's होते हैं उसका क्या मतलब होता है? क्वेश्चन ये है, इसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब. तो जो करेक्ट ऑप्शन है आपका वो है ऑप्शन ए, वर्ल्ड वाइड वेब. जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें पूछा गया पावर पॉइंट स्लाइड्स आर मेंट टू, मतलब पावर पॉइंट स्लाइड्स का हम इस्तेमाल किस लिए करते हैं, राइट. आपके ऑप्शंस हैं सपोर्ट द स्पीकर, नॉट टू सपोर्ट द स्पीकर, टू शो स्पीकर्स टेक्निकल नॉलेज, नन ऑफ द एबव. सी, जो ऑप्शन ए है ये ज़्यादा सही लग रहा है.
और सही है भी, क्योंकि जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है उसमें स्लाइड्स होती हैं वो स्पीकर के आर्गूमेंट को या उसके प्रेजेंटेशन को सपोर्ट करने के लिए होती है। जैसे कि ये मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ क्वेश्चन पेपर, तो इसको मेरे प्रेजेंटेशन को सपोर्ट करने के लिए मैंने ये स्लाइड्स बनाई हैं। तो ये मेरे मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ उसको ये सपोर्ट कर रहा है। तो ये ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसका क्योंकि ये अपोजिट है तो ऑब्वियसली ये इनकरेक्ट हो गया, नॉट टू सपोर्ट। एंड टू शो स्पीकर्स टेक्निकल नॉलेज शो करने के लिए हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं बनाते। ऑफ कोर्स देयर आर सम टेक्निक्स इन क्रिएटिंग अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, बट दैट इज़ नॉट टेक्निक इन प्रॉपर सेंस, और उसमें हम टेक्निक को नहीं शो कर रहे होते हैं, इसलिए ये इनकरेक्ट है। None of the above, obviously it is incorrect. Now the next question is a pie chart is. Pie chart क्या होता है? आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे कि ये एक सर्कल है और इसमें कुछ डेटा परसेंटेज में लिखे हुए हैं, राइट? और ये इसके कलर को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इस कलर का क्या मतलब है, ब्लू कलर का क्या मतलब है, राइट? तो इसको हम बोलते हैं सर्कुलर स्टैटिस्टिकल ग्राफिक, राइट? तो पाई चार्ट जो होता है वो उसको क्या कहते हैं? सर्कुलर स्टैटिस्टिकल ग्राफिक, राइट? ये इसका राइट ऑप्शन है। इसका जो यूज़ है वो ये है कि हम किसी डेटा को इम्प्रेसिव वे में प्रेजेंट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं पाई चार्ट का। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है टाइम्स न्यू रोमन इज़ अ। देखिए टाइम्स न्यू रोमन क्या होता है? टाइम्स न्यू रोमन एक फॉन्ट होता है। जैसे इस इमेज में आप देख सकते हो, जैसे ही आप वर्ड खोलोगे, MS ऑफिस का वर्ड खोलोगे, तो उसमें होम पे ही आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। ये फ़ॉन्ट को सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, इसमें फ़ॉन्ट के साइज़ को सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। आप साइज़ को सेलेक्ट कर सकते हो, उसके स्टाइल को सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। तो जैसे इसमें आप आएंगे तो आप देखेंगे अगर आप फ्रिक्वेंटली इस फॉन्ट का यूज़ करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपको ऊपर दिखेगा। अदरवाइज here you will find alphabetical entry of font styles. तो यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन क्या है? ये एक फॉन्ट का स्टाइल है, राइट? तो इट इज़ अ टाइप ऑफ फॉन्ट। इट इज़ अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Question number 7 asks, which tab is not available on left panel when you open a slideshow presentation? मीन्स स्लाइड शो प्रेजेंटेशन जब खोलते हैं तो आपको लेफ्ट पैनल में कौन सा ऑप्शन नहीं दिखता है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन नहीं दिखता वो हम लोग को है सी, नोट्स का नहीं दिखा। आपको आउटलाइन दिखेगा, स्लाइड्स तो ऑब्वियसली दिख रहा है, राइट? ये जो नोट्स का ऑप्शन होता है ये हमें नहीं दिखता है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें पूछा गया पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आर वाइडली यूज्ड एज। इस जो प्रीवियस क्वेश्चन था उससे सिमिलर है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है नोट आउटलाइन फॉर टीचर्स, राइट? तो अब जैसे यहाँ पे डिस्कस करें तो ये पीपीटी के किस रूप में फंक्शन कर रहा है? इट इज़ फंक्शनिंग एज एन आउटलाइन फॉर टीचर्स, मीन्स आई एम गेटिंग द ऑर्डर, ये किस ऑर्डर में मुझे कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करना है, तो ये आउटलाइन होगी। प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन बाय स्टूडेंट्स, तो प्रोजेक्ट के प्रेजेंटेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है और ये हमने क्लास में डिस्कस भी किया था। यू नो दैट कम्युनिकेशन ऑफ प्लानिंग, दैट मीन्स कम्युनिकेटिंग योर प्लान, राइट? तो प्लान है, आप उसे एक्सप्लेन करने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट? तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमांड कंट्रोल प्लस पी इज यूज्ड फॉर। डियर स्टूडेंट्स, कंट्रोल प्लस पी इज़ अ शॉर्टकट की जिसका इस्तेमाल प्रिंट के लिए किया जाता है और इसमें पी स्टैंड्स फॉर प्रिंट। इसके अलावा जो दूसरे शॉर्टकट कीज़ हैं जैसे कि कंट्रोल प्लस सी किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए इस्तेमाल होता है, कंट्रोल प्लस वी ये पेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। वैसे ही कंट्रोल प्लस पी एक शॉर्टकट की है और ये इसका मतलब होता है इससे हम प्रिंट का कमांड देते हैं कंट्रोल प्लस पी प्रेस करके। तो जो इसमें ऑप्शन दिया है ए पेस्टिंग डॉक्यूमेंट, प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट,
प्रोटेक्टिंग अ डॉक्यूमेंट। तो जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पूछा जा रहा है ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्लाइड दैट होल्ड टेक्स्ट आर कॉल्ड। जैसे ये स्लाइड है, इसमें जो टेक्स्ट है, तो ये टेक्स्ट जिसमें एंटर किया है उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है प्लेस होल्डर्स। इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे होंगे कि टेक्स्ट होल्डर्स क्यों नहीं, राइट? तो उसको जो कहते हैं, उसका जो नाम है वो है प्लेस होल्डर, उसका नाम टेक्स्ट होल्डर नहीं है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने इसको टेक्स्ट से रिलेट करके टेक्स्ट होल्डर्स इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया, जबकि ऑप्शन जो करेक्ट है वो है ए, प्लेस होल्डर्स। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, इसमें पूछा गया विच व्यू इन अ पावर पॉइंट कैन बी यूज्ड टू एंटर स्पीकर्स कमेंट्स। देखिए इस इमेज पे हम आते हैं। इस इमेज पे देखिए ये पीपीटी का इंटरफेस है, और यहाँ पे जैसे ही आप देखें होम, इंसर्ट, ये सारे जो ऑप्शंस हैं, इसमें आइए व्यू में। आप व्यू में आएंगे तो आपको लेफ्ट साइड से व्यू के ऑप्शंस दिखेंगे। आप नॉर्मल देखना चाहते हैं कि आउटलाइन व्यू देखना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, राइट? तो इसमें एक आता है नोट्स पेज। तो यही वो ऑप्शन है जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड है, राइट? तो हम क्या करते हैं, कैन बी यूज टू एंटर स्पीकर्स कमेंट्स। तो स्पीकर के कमेंट्स को एंटर करने के लिए कौन सा इस्तेमाल करते हैं? तो यहाँ पे आ जाता है नोट्स पेज व्यू। तो आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज़ माइंड करने वाली है, अक्सर इस शब्द को लोग कमेंट बोलते हैं, राइट? बिकॉज सही जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है कमेंट। तो आप, आई होप कि आप इसको ध्यान में रखेंगे और कमेंट नहीं कहेंगे, यू विल प्रोनाउंस इट एज कमेंट। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पावर पॉइंट व्यू। ये इमेज हमें फिर से यूज़फुल है हमारे लिए। देखिए इसमें पूछ रहा है कि व्यू वाले ऑप्शन के बारे में फिर से बात कर रहा है। इसमें कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पावर पॉइंट व्यू। देखिए अब यहाँ पे क्या है, आप पहले जानते हैं नॉर्मल है, आउटलाइन व्यू है, स्लाइड व्यू है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए क्या है, पेज व्यू, प्रिंट व्यू, नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू। तो आपके पास ये भी ऑप्शन इसमें अवेलेबल है, ये भी ऑप्शन अवेलेबल है, ये भी ऑप्शन अवेलेबल है। और पूछा क्या जा रहा है कौन सा नहीं है, तो ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो जब ये नहीं अवेलेबल, दैट मीन्स दिस इज अ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो मीन्स प्रिंट व्यू का जो ऑप्शन है वो नहीं होता। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है व्हाट इज रिटन ऑन द टॉप ऑफ एन ऑफिशियल और फॉर्मल लेटर ऑन द लेफ्ट साइड। देखिए यहाँ पे हमने ऑर्डर मेंशन किया है कि किस ऑर्डर में हम अपने कंटेंट को अरेंज करते हैं इन अ फॉर्मल लेटर। सबसे पहले जो टॉप पे होता है वो मेलिंग एड्रेस होता है किसका, सेंडर का। उसके नीचे डेट होता है, फिर होता है जिसको लेटर भेजा जा रहा है, एड्रेस ऑफ पर्सन टू होम लेटर इज एड्रेस्ड। तो जिसको भेजा गया उसका एड्रेस होगा। फिर आएगा सब्जेक्ट लाइन, फिर सैल्यूटेशन, फिर बॉडी, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज दैट इज सब्सक्रिप्शन, सिग्नेचर लाइन एक्सेट्रा, राइट? तो यहाँ पूछा जा रहा है टॉप पे कौन सा आता है, राइट? तो सबसे ऊपर कौन सा आएगा, ऑप्शन ए। यह है ना रिटन ऑन द टॉप। तो टॉप में क्या है, मेलिंग एड्रेस किसका, सेंडर का। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सब्जेक्ट ऑफ अ बिजनेस लेटर शुड बी। तो सब्जेक्ट जो होता है बिजनेस लेटर वो कैसा होना चाहिए। आप सब्जेक्ट की बात करें, पूरे कंटेंट की बात नहीं कर रहे हैं कि एप्लीकेशन क्या होगा। एप्लीकेशन वैसे ही बहुत ब्रीफ होता है ना, आपको कम शब्दों में अपनी बात को कहना रहता है। यू नॉट राइटिंग एन एसे, यू नॉट राइटिंग अ फॉर्मल लेटर, right, that you can write 2 or 3 pages. Usually we finish our application in a single page. तो ऊपर से पूछा सब्जेक्ट, तो मतलब जो सब्जेक्ट लाइन होती है वो क्या होती है, वो 3 और 4 वर्ड्स में फिनिश की जाती है, राइट? तो क्या होगा ऑप्शन करेक्ट आपका, ब्रीफ, क्लियर एंड रेलेवेंट, ये होगा। एज लॉन्ग एज पॉसिबल नहीं, ये इनकरेक्ट हो गया। नॉट टू बी मेंशन इन द लेटर, इट इज़ ऑब्वियसली इनकरेक्ट, क्योंकि किसी फॉर्मल लेटर में देयर शुड बी सब्जेक्ट, राइट? और वो क्यों होता है, आई डिस्कस्ड इन द क्लास, तो यू नो दैट। तो द करेक्ट आंसर इज बी, ब्रीफ, क्लियर एंड relevant, right? The next question,
क्वेश्चन नंबर 15 is informal letters are written to. Informal letters, तो informal letters किसको लिखते हैं? हम अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं या रिलेटिव्स को लिखते हैं. गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को फॉर्मल लेटर्स लिखते हैं, राइट. और बोथ ए एंड बी, ये तो ऑब्वियसली गलत है कि दोनों में से एक ही सही होगा, राइट. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 16, सब्सक्रिप्शन इन अ लेटर इज रिटन एट. पहली साइड में आपको बता चुके हैं ऑर्डर, तो वो कब आता है? इट कम्स इन द एंड ऑफ द लेटर, राइट. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ एन ऑफिशियल लेटर. नॉट, सी लुक एट, मैंने कई बार आप लोग को प्रैक्टिस सेट कराया था, तो उसमें बताया था कि इस वर्ड पे जरूर फोकस कीजिए. अगर नॉट है तो बी केयरफुल, राइट, व्हेन यू आर सेलेक्टिंग योर आंसर. यहाँ पे क्या है? पहले दिया गया फोटो, सैल्यूटेशन, डेट, सिग्नेचर. और ये भी आपको बताया गया था कि ऑप्शंस सारे पढ़ने चाहिए, ठीक है, तब आप सही ऑप्शन को सेलेक्ट कर पाएंगे. सिर्फ एक या दो ऑप्शन को पढ़ के अपना आंसर नहीं सेलेक्ट करना चाहिए. यहाँ पे देखिए, आपको पहले बताया गया सैल्यूटेशन होता है, डेट होता है, सिग्नेचर होता है, फोटो. आप जब फॉर्मल लेटर लिखते हो या मान लो ऑफिशियल लेटर लिख रहा है, लाइक यू आर राइटिंग एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, डू यू पेस्ट अ फोटो ऑन दैट एप्लीकेशन? यूजुअली वी डोंट डू दिस, राइट. फोटो हम एप्लीकेशंस पे नहीं लगाते. तो ऑब्वियसली जो आंसर है वो क्या होगा? ए, बिकॉज इट इज़ एन इनकरेक्ट ऑप्शन, राइट. तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है और ये पूछ रहा है कौन सा नहीं होता है, तो जो सही आंसर हुआ वो हुआ ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द रिसीवर्स एड्रेस रिटन इन एन ऑफिशियल लेटर. रिसीवर्स एड्रेस है ना, जिसको लेटर भेजा जा रहा है, ओके. तो उसके लिए कहाँ होता है? पहले बताया कि पहले सेंडर का होता है, फिर डेट होता है, फिर जो रिसीवर है जिसको लेटर भेजा है उसका एड्रेस होता है. तो क्या ऑप्शन होगा? पहला दे रहा है टॉप ऑफ लेफ्ट कॉर्नर, तो ये गलत हो गया. टॉप पे होगा नहीं, टॉप पे तो सेंडर का एड्रेस होता है. जस्ट बिलो द डेट, यस, तो सेंडर के बाद क्या आता है? डेट आता है. और डेट के बाद क्या आता है? जो रिसीवर है उसका एड्रेस आता है. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. जस्ट बिलो द सेंडर्स एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस के बीच नीचे क्या होता है? डेट होता है. तो ये ऑप्शन गलत हो गया, राइट. तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19. What should be the tone of a writer while writing a complaint letter? Right? Very interesting question. और आपको हमने बताया भी था कि चाहे वो कंप्लेन लेटर हो, चाहे रिमाइंडर हो, वॉट एवर द फॉर्म इज, यू शुड नेवर बी अग्रेसिव, राइट. आपकी राइटिंग में कभी आपको अग्रेसिव नहीं होना है. यू शुड नॉट द हर्ट द सेंटिमेंट एंड फीलिंग ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ द लेटर, राइट. तो यहाँ पे जो पहला वर्ड है वो है एरोगेंट. एरोगेंट का मतलब क्या होता है? समवन हु इज़ प्राउड एंड अनप्लेजेंट, ठीक है. तो आपको पहले से पता है कि हम ऐसा कुछ नहीं लिखते जो लेटर पढ़ रहा है उसको अनप्लेजेंट फील हो या वो हर्ट हो, राइट. अनग्रेसफुल, अनग्रेसफुल एरोगेंट से ही रिलेटेड है ना. वी शुड बी ग्रेसफुल. तो ये भी हम नहीं, टोन हमारा ये भी नहीं हो सकता, तो इट इज़ इनकरेक्ट, right. Or there is one thing you should know, ungraceful is not a standard word. इसका जो करेक्ट होता है वो disgraceful होता है, right. But it is also a popular word, right. It's not completely wrong, but the standard word is disgraceful. But that is not the issue, none of our business to discuss here. Now the option D, obviously it is incorrect. So what should be the tone? The tone should be humble. चाहे आप कंप्लेन लेटर लिख रहे हो चाहे जो भी लिख रहे हो, राइट. यू शुड बी हम्बल. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, इसमें पूछा जा रहा है लेटर्स ऑफ कंप्लेंट, अगेन इससे रिलेटेड है, कम अंडर द कैटेगरी ऑफ. तो कंप्लेन लेटर ऑब्वियसली इट शुड बी फॉर्मल, इट कांट बी इनफॉर्मल, बिकॉज इनफॉर्मल लेटर्स आर रिटन टू आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, राइट. तो ये आप जानते हैं फॉर्मल लेटर्स किसको लिखते हैं, इनफॉर्मल लेटर्स किसको लिखते हैं. ओके, नाउ इससे पहले कि हम और आगे बढ़ें, आपको हम एक
जानकारी देना चाहेंगे। हमारा जो क्लासेस है उससे आपको इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे। हम लोग का जो बीए पार्ट 1 का सेकेंड सेमेस्टर का जो क्लास है वो 4 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। इफ़ यू हैवंट ज्वाइंड अस yet, you should join, because here you will get many things which you will not find easily at other places, right? हमारे पास क्या क्या है जो आपके लिए स्पेशल है, उसमें क्या है, देखिए, डीप एंड डिटेल स्टडी। लाइक अभी मैं आपके साथ क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहा हूँ, इस तरह से हम लोगों ने पढ़ाया भी था, राइट? काफ़ी डीप और डिटेल स्टडी किया गया था कंप्लीट सिलेबस का। स्टूडेंट फ्रेंडली नोट्स हम प्रोवाइड कराते हैं। हम लोग फ्री ई बुक्स एंड जर्नल्स प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे रिमार्केबल चीज़ ये है कि हम लोकल बुक्स नहीं प्रोवाइड कराते। वी प्रोवाइड यू गुड बुक्स एंड स्टैंडर्ड बुक्स जो अच्छे पब्लिशर्स के हैं, लाइक ऑक्सफर्ड, कैम्ब्रिज, लॉन्गमैन, ओरियन ब्लैक स्वॉन एक्सेट्रा, राइट, मैकमिलन। तो ये जो पब्लिशर्स हैं इनकी बुक्स आपको फ्री में प्रोवाइड कराई जाती हैं जो आप पढ़ सकते हैं। देन फ्री एग्ज़ाम प्रैक्टिस सेट, हम लोग आपको एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर कराते हैं, और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कराने के लिए हम प्रैक्टिस सेट्स कराते हैं। मतलब दैट मीन्स कि मॉक टेस्ट या मॉक एग्ज़ाम हम लोग कराते हैं ताकि आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो सके। जैसे कि हमने इस एग्ज़ाम के लिए जो अभी 13 मार्च को हुआ, उससे पहले हम लोग अपने स्टूडेंट्स को 3 मॉक टेस्ट कराए थे। इसमें उनको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए थे, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस इस एग्ज़ाम में पूछे गए, राइट? सिमिलर क्वेश्चंस, नॉट एग्जैक्टली, बट स्टूडेंट्स वर एबल टू आंसर दोज क्वेश्चंस बिकॉज दे वर फैमिलियर विद दोज फैक्ट्स। तो ये एक बेनिफिट है। प्लस बेसिक यूसेस ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में कंप्यूटर स्किल्स भी था, तो हम लोगों ने कंप्यूटर की क्लासेस रन की थी जिससे स्टूडेंट्स उन चीज़ों को समझ पाएँ, और उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इस एग्ज़ाम में भी आए कंप्यूटर सेक्शन से। दिस क्वेश्चन पेपर वाज वेरी बैलेंस्ड, राइट? तो अगर आप हमें फिर से अगर हमें ज्वाइन करते हैं और हमें बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपने हमें ज्वाइन नहीं किया, तो अगेन वी विल रन अ कोर्स दैट इज़ द बेसिक यूसेस ऑफ कंप्यूटर, ताकि आप जो पिछले क्लास में मिस कर चुके हैं वो फिर से आप सीख पाएँ, और विदाउट पेइंग एनी एक्स्ट्रा मनी फॉर दैट, राइट? और देखिए, हम यहाँ पे आपके लिए स्पेशल क्या है कि आपका जो पूरा सिलेबस होगा, यानी कि आपके सेकंड सेमेस्टर का जो कंप्लीट सिलेबस होगा, वो पूरा का पूरा सिलेबस वी विल कवर ओनली एट ₹1000। दैट मीन्स कि आपको सिर्फ 1000 पे करना है। देयर इज़ नो हिडन चार्जेस, देयर इज़ नो मंथली चार्जेस। ये 1000 महीने का नहीं है, आपके पूरे कोर्स का है। यानी कि वो 2-3 महीने लगेंगे, आपके जून में एग्ज़ाम है, तो उस पूरे कोर्स का है। इन बिटवीन यू विल नॉट पे अ सिंगल रुपी, राइट? मतलब कि पूरा पूरा कोर्स आपको सिर्फ 1000 रुपीज़ में कराया जाएगा। एंड वी आर एक्सेप्टिंग एडमिशन बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम अप्रैल 4, यानी 4 अप्रैल से हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है, तो उससे पहले आप ज्वाइन कर सकते हो। हमारी टीम में है डॉक्टर AK पाठक, जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से PhD हैं, ये JRF हैं। डॉक्टर NK जहांगीर हैं, जो JRF हैं, PhD हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से। इन्होंने बेक किया हुआ है फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी UK दैट मीन्स इंग्लैंड, राइट? डॉक्टर NK सिंह हैं, MPhil हैं, PhD है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से। TKT और बेक 2 कोर्सेज इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से कर रखा है, दैट अगेन इट इज़ फ्रॉम इंग्लैंड। मिस्टर A कुमार है, जो हमारे कंप्यूटर क्लासेस को मॉनिटर करते हैं, उसको कंडक्ट कराते हैं। हमारे गेस्ट स्पीकर्स हैं, जिसमें हम इंडिया के रेप्यूटेड जो इंस्टीट्यूट्स हैं, प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ से गेस्ट स्पीकर्स को इनवाइट करते हैं, ताकि वो जो एडवांस लेवल की चीज़ें हैं, जो नई चीज़ें हैं, वो हमारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकें। और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो वो उन एरियाज़ में है, एक्चुअली हम लोग का जो ऑब्जेक्टिव है, ये जो एजुकेशन है उन बच्चों तक पहुंचाएं जहाँ पे अच्छी एजुकेशन अभी नहीं पहुंच पाई है। यानी जो रूरल एरियाज़ हैं, जो हमारे गांव, इंडिया के गांव हैं, वो सब एरिया में हम इसको पहुंचा सकें। तो इस इंटेंशन के साथ हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। तो हम गेस्ट स्पीकर्स को भी इनवाइट करते हैं, तो आपको एक मौका मिलेगा कि आप इनसे भी पढ़ें, जो कि एक अच्छे और रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, राइट? या वहाँ से पढ़े हैं, तो दे विल इंट्रोड्यूस यू टू न्यू थिंग्स।
हमें ज्वाइन करने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। ये जो आपका QR कोड दिया गया है, इसको आप वीडियो पॉज करके स्कैन कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको स्कैन करोगे तो एक गूगल फॉर्म खुल जाएगा, उस फॉर्म के थ्रू आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपना एनरोलमेंट करने के बाद क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ये जो लिंक दिया गया है इसको आप अपने मोबाइल में टाइप करके भी उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा आपको फ्री ट्रायल क्लासेस हैं। यहाँ पे आपका जो क्लासेस होती हैं, आप 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता आराम से पढ़ें। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे अच्छी पढ़ाई हो रही है, मुझे समझ में आ रहा है, ये अलग है, देन यू पे द फी, राइट। सो फील फ्री टू ज्वाइन अस एंड अटेंड ट्राई क्लासेस। अगर आप सेटिस्फाइड हैं देन लर्न विद अस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, इसमें कहा गया चूज द करेक्ट फॉर्मल फॉर्म ऑफ राइटिंग। फॉर्मल फॉर्म ऑफ राइटिंग, राइट, नॉट इनफॉर्मल। जैसे आप व्हाट्सएप पे कुछ भी कोई भी स्पेलिंग लिख देते हैं, दैट इज़ इनफॉर्मल। बट फॉर्मल, व्हेन यू राइट राइटिंग फॉर्मली यू शुड बी केयरफुल। आप उसमें जो कंट्रक्शन है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, है ना। आपको फुल स्पेलिंग लिखनी चाहिए। तो योर्स इट ये इनकरेक्ट, दिस इज नो, देयर इज नो सच स्पेलिंग, राइट। यहाँ पे देखिए योर लगा है, फिर एपस्ट्रॉफी, फिर एस लगा दिया। एपस्ट्रॉफी यहाँ पे नहीं लगा क्योंकि योर इज खुद में पॉजेसिव है, योर बुक। अब योर्स बुक, और उसमें भी एपस्ट्रॉफी, देयर इज नो नीड ऑफ एपस्ट्रॉफी बिकॉज इट इज इन इटसेल्फ इट्स पॉजेसिव वर्ड, राइट। तो करेक्ट वन इज योर्स, राइट। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी एपस्ट्रॉफी लग गया, तो ये नहीं होगा। और क्वेश्चन को देख कितने जो ऑप्शंस हैं, कितने जो ये ऑप्शंस हैं कितने कंफ्यूजिंग है, राइट। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, बी केयरफुल। तो ये ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, इन केस द रिसिपिएंट ऑफ द लेटर इज अननोन यू वुड एड्रेस हिम और हर एज। तो इसमें देखिए डियर मिस्टर और मिसेस, ये तो होगा नहीं, डियर मिस्टर और मिसेस तो उसके आगे नाम भी होगा। फिर माय डियर, तो ये आप किस में लिखते हैं, आप इसको इनफॉर्मल लेटर में लिखते हो। हेलो, ये भी आप इनफॉर्मल लेटर में लिखते हो, तो ये दोनों ही गलत हो गया। देखिए अब यहाँ पे तो फॉर्मल या इनफॉर्मल नहीं लिखा है, तो ये कैसे पता चला कि ये फॉर्मल लेटर की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है अननोन। तो अननोन कौन हुआ, जो इनफॉर्मल लेटर का जो रिसिपिएंट होगा वो आपके लिए अननोन हो सकता है। बट अगर कोई फ्रेंड को आप लिख रहे हो, रिलेटिव को लिख रहे हो, तो इसका मतलब आप एक दूसरे को जानते हो तभी आप फ्रेंड हो या आप रिलेटिव हो। तो ये ऑब्वियस है कि यहाँ पे हम इनफॉर्मल लेटर की बात कर रहे हैं। ये अगर एग्ज़ाम में इनफॉर्मल होता तो लिखा होता है इसमें वर्ड, तो ज़्यादा क्लियर हो जाता है स्टूडेंट्स को। वैसा कुछ इसमें कन्फ्यूज़ होकर गलत ऑप्शन सेलेक्ट कर लियो। तो रिमेंबर, ये आपको क्लास में ही बताया गया था कि जब भी कोई ऐसा लेटर लिखें जिसमें आप नहीं जानते कि रिसिपिएंट कौन है, उसके जेंडर को नहीं जानते कि वो सर हैं या मैम है, मतलब मेल है या फीमेल है, तो आपको करना चाहिए डियर सर ऑब्लिक मैडम, राइट। तो इस तरह से आप उनको ये जो आपका सैल्यूटेशन है इसका इस्तेमाल करते हो। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 23 इज हाउ वुड यू एड्रेस द रिसिपिएंट ऑफ एन एडिटोरियल लेटर। एडिटोरियल लेटर के लिए आप कैसे करेंगे। हियर ही इज टॉकिंग अबाउट एडिटर, द ऑप्शन शुड बी एडिटर, राइट। तो बाकी जर्नलिस्ट, न्यूज़पेपर, these words seem inappropriate here, so the correct option should be B. Now RTI stands for, RTI very popular word है ना, I'm not a word but it's abbreviation। तो इसको क्या बोलते हैं, RTI का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। करेक्ट क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये कब पास हुआ था, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज RTI एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। तो यहाँ पे 2005 इज द करेक्ट ऑप्शन, और ये 12 अक्टूबर 2005 को इट केम इन इफेक्ट, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 26 इज PIO stands for, PIO stands for Public Information Officer, right? So this option is correct. Resume is a word of which language,
राइट। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्पेस है, हमें बताना है किस लैंग्वेज से लिया गया है रिज्यूमे। रिज्यूमे इज़ अ फ्रेंच वर्ड, राइट। यहाँ पे लिखा है फ्रेंच वर्ड, इसका मतलब ये होता है कि रिकॉर्ड ऑफ योर एजुकेशन एंड द जॉब्स यू हैव डन, दैट मीन्स एकेडमिक रिकॉर्ड, राइट, एंड योर एक्सपीरियंसेस आर द कंटेंट ऑफ रिज्यूमे। ठीक है, हम लोग जब डिस्कस किया था रिज्यूमे एंड सीवी, तो ये सब चीज़ें आपको बताई गई थी, राइट। देखिए सीवी भी आ गया, करिकुलम विटाe, तो इज़ अ फ्रेज ऑफ, ये भी लैंग्वेज पूछ रहा है किस लैंग्वेज से लिया गया है, तो यू नो कि बताया भी गया था आपको कि ये लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, राइट। और इसका भी वही मतलब जो रिज्यूमे का होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस हमने क्लास में डिस्कस किया था, तो यू नो दैट, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ रिज्यूमे, राइट। अब रिज्यूमे में ये जो ऑप्शन देंगे इनमें से कौन सा है जो रिज्यूमे में हमें नहीं इंक्लूड करना होता है। देखिए नॉट, हमने कई बार वार्न किया था कि नॉट पे आपका ध्यान जाना चाहिए। अगर आपने नॉट को मिस किया तो आप गलत ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हो, राइट, गलती से। तो वो गलती ना हो इसलिए इस पे क्वेश्चन को बहुत केयरफुली पढ़ा जाता है। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, दैट मीन्स योर एक्सपीरियंस, रिलीजियस अफिलिएशन, देन कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशनल अचीवमेंट, ये पहले ही आया था रिज्यूमे में कि आपने एकेडमिक रिकॉर्ड को देते हैं, है ना, कॉन्टैक्ट अपना देना है, तभी आपको दे विल कॉल यू, दे विल इन्फॉर्म यू, है ना, सो यू शुड मेंशन योर कॉन्टैक्ट, राइट। एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, दैट मीन्स योर एक्सपीरियंस, तो ये भी होगा। ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि हम उसमें अपने रिलीजियस इंटरेस्ट को नहीं डिस्कस करते, राइट, एंड वी शुड नॉट डिस्कस इट, right, and because it is not related to your job. Okay, now question number 30 is a summary placed at the beginning of the CV acts as, right। तो जब CV से पहले हम लोग कवरिंग लेटर अगर बनाते हैं तो उसका क्या फंक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड प्रेफेस, राइट, प्रेफेस। यहाँ पे भी ध्यान दें, इसको लोग प्रीफेस बोलते हैं क्योंकि प्री और फेस को मिला के प्रीफेस बना दिया। इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है प्रेफेस, प्रेफेस, प्रेफेस। Okay, so notice this pronunciation. Now the question number 31, a person who writes blogs is known as, तो जो ब्लॉग्स लिखता है उसको क्या कहते हैं, ब्लॉगर। यहाँ स्टोरी राइटर, तो स्टोरी तो लिखा नहीं जा रहा, आर्टिस्ट नहीं होगा, रीडर नहीं होगा, राइट। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, राइट, ब्लॉगर। क्वेश्चन नंबर 32, और इसमें पूछा गया, आर इंडिविजुअल आर्टिकल्स दैट मेक अप अ ब्लॉग। अब कौन है ये, ऐसा कौन सी चीज़ें हैं जो ब्लॉग को बनाती है, राइट। इसमें पूछा गया कौन से आर्टिकल्स हैं, तो जो ऑप्शन है उनको हम देखते हैं। पोस्ट्स, डेटा, आर्टिकल्स, नन ऑफ द अबव। देखिए इसको भी लोग गलत प्रोनाउंस करते हैं, अक्सर डाटा बोलते हैं, जबकि करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है डेटा, राइट। तो इसको भी आप करेक्ट कर लें। उसी अगर आप हमें ज्वाइन करते हैं तो यू विल गेट अ चांस टू लर्न सम करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड्स विच आर यूजुअली प्रोनाउंस्ड इनकरेक्टली, राइट। तो आई थिंक you should plan to join us at least for try classes and you will see the difference. Okay, now come to the question. यहाँ पूछ रहा है कि आर इंडिविजुअल आर्टिकल्स दैट मेक अप अ ब्लॉग। तो अगर आप इन तीनों वर्ड्स को यहाँ पे रख के दो, आप ये मत सोचो कौन सा सही कौन सा गलत है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं, तो ये ट्रिक है जो आपको आगे ध्यान रखना है, राइट। देखिए अगर यहाँ पे लगाते हो आप नीचे शुरू करते आर्टिकल्स, अगर आप यहाँ पे आर्टिकल्स लिखोगे तो क्या हो जाएगा, आर्टिकल्स आर इंडिविजुअल आर्टिकल्स दैट मेक अप अ ब्लॉग, राइट। अब ये देखिए आर्टिकल्स आर इंडिविजुअल आर्टिकल्स, तो कुछ अटपटा सा नहीं लग रहा, इट साउंड्स समथिंग स्ट्रेंज, तो ये ऑटोमेटिकली आपको लगेगा ये गलत लग रहा है। फिर आ गया डेटा, डेटा आर इंडिविजुअल आर्टिकल्स दैट मेक अप अ ब्लॉग, यहाँ डेटा से कोई सेंस नहीं बन रहा, राइट। तो बचता क्या है, पोस्ट्स। तो पोस्ट्स क्या है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी पोस्ट्स आर इंडिविजुअल आर्टिकल्स दैट मेक अप अ blog, right? As per this question, it seems that the most appropriate answer is option
A. Now the question number 33, what was the pen name of William Sidney Porter? मैंने विलियम सिडनी पोर्टर का पेन नेम क्या था? इसमें ऑप्शन दिया गया अल्फा ऑफ द प्लव। यहाँ देखिए अल्फा ऑफ द प्लव किसका था? एजी गार्डनर का था। एलिया किसका था? ये चार्ल्स लैम का था। मजूमदार इज नॉट अ पेन नेम। ओ फिर बचा क्या? ओ हेनरी। तो ओ हेनरी क्या था? विलियम सिडनी पोर्टर का पेन नेम था। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं, सॉरी 34 पे आते हैं। 34 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट बुक ऑफ ओ हेनरी? देखिए यहाँ पे जो दिया गया है ये एक्चुअली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही दिया गया है। देखिए यहाँ पे है कैबेज एंड किंग्स, इट केम इन 1904, द 4 मिलियन केम इन 1906, द ट्रिम लैम्प इट केम इन 1907, द वॉइस ऑफ द सिटी इट केम इन 1908। तो जो पहला है वो कौन सा है? 1904। और तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा करेक्ट? ए। नाउ जॉन्स's will to live was strengthened by, राइट? तो ये अब कैसे पता चलेगा कि उसका विल जो था है ना टू लिव वॉज स्ट्रेंथन बाय? देखिए यहाँ पे अगर आपको स्टोरी याद हो तो उसमें एक आईवी प्लांट का जिक्र होता है जिसमें लीव्स होती हैं। तो उसको देख के उसकी जो स्ट्रेंथ बनी रहती है कि आई विल डाई व्हेन द लास्ट लीफ ऑफ द प्लांट फॉल्स, राइट? तो आपको ध्यान हो यहाँ पे लिया भी है टेक्स्ट लाइन, ऑन द आईवी वाइन व्हेन द लास्ट वन फॉल्स आई मस्ट गो। तो ये उसको स्ट्रेंथ देता है, जब तक उसमें पेड़ उस पौधे पत्ती है तब तक ये she'll be alive, right? Okay, so I forget to tell you the correct option. तो यहाँ पे क्या है? by staying power of the last leaf। तो ये जो ऑप्शन डी है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 36, जॉन्स's chances of survival were thin because, right? तो क्या ऑप्शन है? she was a failure as an artist, no, it's incorrect. Her lover did not respond, no, again there is no lover. She had loosened her hope on life, it might be the correct answer. Let's look at the fourth one. She was not getting property, no, it's again because she was in hospital and she was getting proper treatment. तो क्या बचा? ऑप्शन सी। ओके, हाउ डिड बैमैन डाई, राइट? तो आपको पता है कि ये जो शॉर्ट स्टोरी थी इसमें निमोनिया के बारे में बात हो रहा था एंड इन द एंड इट वाज आल्सो मेंटड दैट मिस्टर बेमैन डाइड ऑफ निमोनिया, राइट? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 38, अगेन एंटन जेकब डाई ऑन। देखिए मैंने आप लोग को कहा भी था कि स्टूडेंट्स यूजुअली ये मिस्टेक करते हैं कि जो राइटर्स हैं उनके लाइफ के बारे में प्रॉपरली नहीं पढ़ते या उनके जो फैक्ट्स हैं उसको याद नहीं करते। तो मैंने आपको वार्न किया था कि यू शुड लर्न, यू शुड मेमोराइज एटलीस्ट द ईयर ऑफ बर्थ एंड द ईयर ऑफ डेथ ऑफ द राइटर यू आर रीडिंग, राइट? तो ये देखिए अगर आपने फॉलो किया होगा तो इसका आंसर आप कर पाए होंगे बिकॉज वी शेयर ऑल दिस इंफॉर्मेशन, वी डिस्कस द लाइफ ऑफ द poet, authors prescribed in your syllabus, right? तो see Anton Chekhov died on, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? 15th जुलाई 1904, राइट? ऑप्शन सी। नाउ आयोना पोटैपो इज ऑल वाइट लाइक अ गोस्ट, तो वो शुरू में ही आया था, वाई ही लुक लाइक अ गोस्ट, है ना? तो वो क्या था? ही वॉज कवर्ड विद द स्नो। सो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट बिकॉज ही इज कवर्ड विद स्नो, राइट? नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 40 and question number 40 is, why does army officer keep his eyes closed after Iona tells him about his son's death? If you remember that, तो उसमें वो बग्गी होती है, इसमें वो लेके जा रहा होता है इसको आर्मी ऑफिसर को, तो वो डिरेल हो जाता है, दैट मीन्स वो अपने ट्रैक से, रोड से हट जाता है ना? ही फेल्ट। तो वो क्या करते हैं?
वो उसकी बात को ध्यान देता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है ताकि आयोना उस पर राइडिंग पे ध्यान दे पाए। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा? बिकॉज ही फील्स सैड फॉर, नो इट्स नॉट करेक्ट। बिकॉज ही वॉन्ट्स आयोना to stop talking and watch the road. So this is the correct option. Because he's very tired, no, it's incorrect. So the correct option is option B. Let's come to the question 41. We are told that Iona's misery is hidden in such an unimportant shell place that no one will ever find it. Where is this place? है ना? देखिए यहाँ पे लिया गया लाइन टेक्स्ट से, आपको इस क्वेश्चन से रिलेट करने के लिए इसमें टेक्स्ट में कहा गया, इफ़ आयोनाज हार्ट वर टू बर्स्ट एंड हिज मिजरी टू फ्लो आउट इट वुड फ्लड द होल वर्ल्ड, राइट? तो यहाँ क्या आया? हार्ट। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा फिर? आयोनाज हार्ट, है ना? यहाँ पे है ना मिजरी, तो उसकी मिजरी कहाँ पे है ना? इट इज़ concealed in his heart, right? तो correct option हुआ option D. Now let's move to question number 42, and question number 42 asks, what does Iona decide to tell, sorry, why does Iona decide to tell his story to the horse? You know कि किसी ने भी उसकी बात को he wanted to share his grief and misery with others, but किसी ने उसकी बात को ध्यान नहीं दिया, right? They were busy with their business, right? तो अंत में किससे करता है? वो अपने हॉर्स से शेयर करता है, right? तो यहाँ पे ये है कि because speaking about his sadness will make him feel better even if it is only to a horse. उसको एक आउटलेट चाहिए था। आउटलेट मतलब कि अपने दुख को बांटना चाहता था। जब किसी व्यक्ति ने नहीं सुना तो वो हॉर्स से अपनी प्रॉब्लम को, मतलब अपने पेन को वो शेयर करता है, अपने मन हल्का करता है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 43, एंड हियर इट इज़ आस्क्ड, टू whom does Iona Potapov eventually end up talking to at the end of Enter Jacob's story The Lament? ओके, तो अंत में किससे होता है? तो उसका पिछले क्वेश्चन में आया अभी कि हॉर्स, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट कॉज्ड इंटरप्शन ऑफ गाय डी मोपासो। हमने इसका प्रोनाउंसिएशन आपको क्लास में बताया भी था, और जो लोग नहीं अटेंड जानते हैं इसको, लेट मी टेल देम कि डोंट फॉलो द प्रोनाउंसिएशन अकॉर्डिंग टू द स्पेलिंग इन दिस वर्ड। इसको प्रोनाउंस करते हैं गाय डी मो पैसो। टी इसमें साइलेंट है, एंड साइलेंट है, राइट? यहाँ पे लिखा भी है। यू डोंट नो दिस लैंग्वेज, ये यहाँ पे इसका प्रोनाउंसिएशन लिखा हुआ है, राइट? तो गाय डी म पैसो, राइट? तो उसकी स्टडी, लॉ की स्टडी कौन रखता है? अगेन इट इज़ अ स्टोरी फ्रॉम हिज लाइफ, और यू नो दैट इट वाज फ्रैंको जर्मन वॉर। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 में क्या पूछा गया है? इन विच मिनिस्ट्री हैड मोपासो सर्व्ड फॉर अबाउट 8 years? तो ये ऑप्शन है मरीन। So now question 46 is, in one of Mopasso's stories, who loses a borrowed necklace and buys a new necklace without knowing that the lost necklace was fake, right? So the correct option is Matilda, right? Now let's move to question number 47, और यहाँ क्या पूछा गया? When and where did गाय डी मोपासो डाई? देखिए इनकी लाइफ से कितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए। तो ही डाइड ऑन 6 जुलाई 1893 इन पेरिस, फ्रांस। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। ओके, नाउ फ्रॉम इंडियन राइटिंग, मुल्कराज आनंद बिलीव्ड इन द थियरी ऑफ, जैसे कि आप जानते हैं उनके जो आपने पढ़ा
है ना, द बार्बर्स ट्रेड यूनियन। तो उसमें क्या है, इट इज़ अ स्टोरी ऑफ बार्बर्स बॉय लाइफ, राइट। तो इनका जो था ये मानते थे कि आर्ट इज़ फॉर लाइफ सेक, आर्ट इज़ नॉट फॉर आर्ट सेक। तो द करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, आर्ट फॉर लाइव्स सेक, नॉट फॉर आर्ट्स सेक, राइट। तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन बी एंड सी बोथ एंड डी ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 49, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन इंग्लिश नावल। तो मुल्क राज आनंद को ही कहते हैं हम फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश नावल, ये क्लास में बताया भी गया था आपको। हु रोट द नावल टू लीव्स एंड अ बर्ड। सी, आपने पढ़ा है द बार्बर्स ट्रेड यूनियन, लेकिन क्या पूछ रहा है, उनके अदर वर्क से पूछ रहा है। ऑब्वियसली इट इज़ बाय मुल्क राज आनंद, राइट। तो ऑप्शन कौन सही हुआ, ऑप्शन सी सही हुआ। इसीलिए स्टूडेंट्स हमने बार बार कहा था कि जो आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही है, जो हमने क्लास में शेयर किया था, राइटर्स को हम लोग पढ़ाते थे, उनके वर्क्स के बारे में थोड़ा बहुत आपको बताते हैं, ईयर्स ऑफ पब्लिकेशन बताते थे। तो अगर आपने उसको ध्यान से पढ़ा होता तो आपको इसके और फ़ायदे होते। कुछ स्टूडेंट्स ने गलत किया, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमारे इसको सही किया इन सब चीज़ों को, और दे स्कोर्ड गुड, दे परफॉर्म good in this exam. So this Two Leaves and a Bird, it came in the year 1937 and it is a novel by Mulkraj Anand. Okay, so हम लोगों ने 50 questions कर लिए। यहाँ पे I would like to stop, और जो इसके बाद के questions हैं, from question number 51 to 100 we will discuss in the next video, and we will share this video very soon. Thank you for watching.